देखिए, एक टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है ये समझिए। एक तो ये हुआ कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो चांसेस हैं मोशन होने के या नहीं होने के, वो डिपेंड करता है सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, इसके बेसिस पे। दूसरा ये है कि अगर उसी सरफेस को हम, चाहे वो इसमें स्मूथ हो या रफ हो, उसे कुछ एंगल प्रोवाइड करते हैं तो मोशन होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे एज इट इज आप रहने दो, ये नहीं गिरेगी, रफनेस की वजह से ये नहीं गिरेगी या फोर्स वगैरह लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस सरफेस के, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे अगर इसको हम किसी एंगल पे ले जाएं, थोड़ा ज़्यादा, सरफेस थोड़ा कॉपी थोड़ा डिस्टर्ब है। अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन करना स्टार्ट करें तो अभी गिरी क्या, एंगल बन रहा है, लेकिन गिरी क्या, एंगल बन रहा है, गिरी क्या। एक ऐसा एंगल आएगा जिसके बाद ये गिरना स्टार्ट करेगा इस एंगल पे, इससे पहले एंगल पे नहीं गिरी है। तो ये जो एंगल होता है, जिस एंगल पे आप ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती है गिरना, उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप कह सकते हैं। मतलब जिस एंगल पे, मतलब ये क्या था कि ये वो एंगल था जहां तक फ्रिक्शन अपने मतलब इफिशिएंटली वर्क कर रहा था। फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे, स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे अभी तक वर्क कर रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा, खत्म हो गया। फिर फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक होगा जो भी। तो जब एक वो एंगल, जिस एंगल के बाद ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन से जस्ट गिरना स्टार्ट कर देती है, उसे आप साधारण तौर पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं। क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये हुआ कि वो एंगल जिस पे कोई ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग या जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग करने वाला होगा। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझिए, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाया आपने, ये एंगल बढ़ाया 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 और ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गई स्लाइड करना या जस्ट स्टार्ट करने ही वाली है, तो वो मैक्सिमम एंगल या वो मिनिमम एंगल जिसके बाद अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो ये बड़ी मोशन करना स्टार्ट करेगी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स लग रहा हो तभी तो मोशन हो रहा होगा, अगर फोर्स नहीं हुआ तो मोशन कैसे होगा? फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स आप खुद पता कर सकते हैं। क्लियर है? इस एंगल को हमने कहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको अल्फा कह देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो इसको आप नहीं कह सकते, इसको एंगल, फिर हमको एक और टर्म लाना पड़ेगा, इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ये एंगल ऑफ रिपोज है। एक सेकंड, चलो समझाते हैं। देखो, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, इसका मोशन इस तरफ होगा, मान लो मोशन हो रहा है या मोशन की टेंडेंसी इस तरफ की है, तो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा, नॉर्मल इधर एक्ट करेगा। ध्यान से समझिएगा, आपने फोर्स लगाया, मोशन इस तरफ हुआ, फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट करेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। ये दोनों फोर्स किसकी वजह से डेवलप हुई है? कांटेक्ट की वजह से। इनके सरफेस के कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल क्रिएट हुआ है, इनकी वजह से फ्रिक्शन ही डेवलप हुआ है। तो ये दोनों फोर्सेस किसकी वजह से हुई है? कांटेक्ट फोर्स की वजह से। आई बात समझ में है? अब देखो हुआ क्या कि हम लोग इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा? कुछ इस तरफ होगा क्या? ये दोनों वेक्टर सम करेंगे तो ये कुछ रिजल्टेंट इस तरफ आएगा क्या? इसको नेट कांटेक्ट फोर्स कह देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स नेट, ठीक है।
आर नेट हो गया, ये जो आर है वो आर हो गया हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स, किसका? कंटेक्ट का। नेट कंटेक्ट फोर्स, या आप कह सकते हो रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स। आर क्या? रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स। अब एक एंगल यहां पे बनेगा, ध्यान से देखो, एक एंगल बन रहा है यहां पे, ये वाला, ठीक है, ये एक एंगल बना। इस एंगल को आप इन शॉर्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने फोर्स लगाया, ध्यान दो, यहां पे देखो, फोर्स लगाया, मोशन हुई, फ्रिक्शन लगा, नॉर्मल लगा, तो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का एक रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स बना। तो रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलोगे शॉर्ट में, ठीक है। द एंगल बिटवीन, यहां से लिखोगे द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल is called angle of friction. Angle of friction. The net contact force and the normal contact force किसके किसके बीच? ये रिजल्टेंट जो कंटेक्ट फोर्स आएगा वो किसका रिजल्टेंट होगा? नॉर्मल का और फ्रिक्शन का। नॉर्मल का और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट होगा ना, होगा। अब इस रिजल्टेंट का नॉर्मल के साथ वाला जो एंगल होगा उस एंगल को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलोगे, ठीक है। समझ पाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सब लोग समझ पाए? किसे ऐसे इसे कैलकुलेट कैसे करें? देखो सर, साधारण सी बात है कि ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू एन और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एन। अब अगर आप एक ट्रायंगल यहां पे एज्यूम करोगे, ये वाला ध्यान देना, तो यहां पे एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसमें टेन थीटा लगा दें, क्यों? क्योंकि आपको ये वाला वैल्यू पता है, या आप यहां से यहां भी ये वाला वैल्यू इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला वैल्यू आपका फ्रिक्शन है और ये वाला वैल्यू नॉर्मल है। तो देखो P और B पता है आपको, टेन थीटा ही लगाओगे। तो यहां पे आप अगर टेन थीटा यूज करो, ध्यान देना, अगर आप टेन थीटा यूज करो तो टेन थीटा इस ट्रायंगल में कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन, नॉर्मल का वैल्यू एन, एन से एन खत्म, म्यू। मतलब यहां पे देखो जरा, टेन थीटा क्या आया? म्यू। या तो आप ये कह सकते हो कि टेन थीटा आपको म्यू दे देगा, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। एंगल भी आप निकाल सकते हैं, टेन थीटा या तो म्यू देगा या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। एक बार इसे देख लीजिए अच्छे से। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, देख लो। देखो क्या होता है कि जब फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट पे, किसी रफ सरफेस पे, तो फ्रिक्शन मोशन की टेंडेंसी या मोशन के अपोजिट एक्ट करेगी और एक नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा। दोनों कांटेक्ट फोर्स ही है, तो कांटेक्ट फोर्स का एक रिजल्टेंट बनेगा, इसको हम लोग रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बोल देते हैं। और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ध्यान रखिएगा, जब भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाएगी आपको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच समझना है। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? कैलकुलेट कैसे करना है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम लोग देखेंगे। कैलकुलेट करना सीधा सा टेन थीटा निकाल लीजिएगा। जब आपने टेन थीटा निकाला तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू फ्रिक्शन और बेस हमें प्रोवाइड करेगा नॉर्मल। जब आपने इसे सॉल्व किया तो टेन थीटा बराबर आया म्यू। ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दो बातों को बताएगा आपको।
या तो आपको ये बता देगा कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट अवेलेबल है। देखो ना, जैसे ही आपने टेन थीटा निकाला आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिला। तो अगर किसी भी सरफेस का, ये टेक्निक आपको तब हेल्प करेगा जब आपको किसी सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं पता हो। तो आप, सिंपल सी बात है, आपको फ्रिक्शन पता चल जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा, नहीं नॉर्मल पता चल जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी आ जाएगा। आई बात समझ में? नोट कर लिए यहां तक? ठीक है। एक सिचुएशन समझते हैं। हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, 1 kg के ब्लॉक को एक रफ सरफेस पे रख दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है। अब हम आपको बोलते हैं, अलग अलग सिचुएशन हम आपको देते हैं। एक है अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो हमने आपको दिया, उस केस में आपको यह बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, बॉडी का नेचर कैसा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है। ठीक है, हम बोल रहे हैं हम आपको अप्लाइड फोर्स देंगे, इस अप्लाइड फोर्स के बेसिस पे आपको फ्रिक्शन निकालना है, बॉडी का नेचर स्टैटिक है कि काइनेटिक है, और नेट फोर्स क्या लगा, एक्सेलरेशन क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अभी क्या क्या सिचुएशन है, समझ गए? क्लियर है? आइए भाई, सिचुएशन दिया है, अगर अप्लाइड फोर्स दे दिया जाए तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकोगे क्या क्या हो रहा है? आइए कैलकुलेशन करिए। आप हमें बताइए, जब आप फोर्स नहीं लगाओगे, बिल्कुल नहीं, आपने फोर्स नहीं लगाया, बॉडी पहले ये बताइए चलेगी कि रुकी रहेगी? रुकी रहेगी। फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं, बताए थे ना, अप्लाइड फोर्स होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगी। तो फ्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शन नेचर क्या होगा बॉडी का? स्टैटिक, नेट फोर्स 0 और एक्सेलरेशन भी 0, सॉरी एक्सेलरेशन 0। चलो अब कैलकुलेट करो। अप्लाइड फोर्स हम दे रहे हैं 4, 5, 6, 8, 10। 1, 2, 3, 4, 5 सवाल बनाना है आपको, फटाफट बताइए। हाँ, 4, 5, 6, 8, 10 ये ऑब्जर्वेशन है, ये अप्लाइड फोर्स है। हर केस में आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, बॉडी का नेचर बताना, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन बताना है। करिए फटाफट। देखो जब आपने कैलकुलेट किया होगा तो कुछ रिजल्ट्स आए होंगे सामने, वो क्या क्या है हम बताते हैं। जब अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन होगा उस वक्त क्या हुआ होगा बता दो। लिमिटिंग निकाल लें इसका, लिमिटिंग निकाल लेते हैं। देखो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एस एन, म्यू का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू 1g, 5 न्यूटन लगेगा। इसका ये मतलब हुआ अगर आप फोर्स लगाओगे 4, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन कितना होगा ये 5 से 2 वाला नहीं लगाए हैं क्या? 2 वाला भी लगाते हैं, चलो 2, 4। अगर 2 लगाओगे उस वक्त जब अप्लाइड फोर्स 2 होगा तो लिमिटिंग 5 लग सकता है, लगेगा कितना? 2। नेचर कैसा होगा? स्टैटिक। नेट फोर्स कितना होगा? 0। भाई नेट फोर्स होता है तभी तो मोशन होता है। अभी नेट फोर्स कितना होगा? अप्लाइड और फ्रिक्शन बरोबर 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है। अब उसी तरह से अप्लाइड फोर्स आपने कितना लगाया? 4। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 4। लग सकता था 5 ना, बड़ी अभी भी रुकी रहेगी। नेट फोर्स 0 होगा और एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अप्लाइड फोर्स 5 है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 5 लगेगा, बिल्कुल। अभी स्टैटिक की काइनेटिक, अभी टेंडेंसी आने लगेगी मोशन की। ठीक है,
नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, मोशन की टेंडेंसी आ गई। अब ये जस्ट मोशन करने ही वाला है, 5 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपने फोर्स लगाया 6, अब बताओ जैसे ही 6 लगेगा क्या फ्रिक्शन फोर्स 5 लगेगा कि 5 से कम लगेगा कि 5 से ज्यादा लगेगा? कैसे फ्रिक्शन फोर्स 5 से ज्यादा लग सकता है? स्टैटिक से ज्यादा लग सकता है क्या? कभी नहीं लग सकता। स्टैटिक से ज्यादा कभी नहीं लग सकता। काइनेटिक लगेगा रे पगले। अप्लाइड फोर्स व्हेन ग्रेटर देन लिमिटिंग, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो काइनेटिक में लगेगा, तब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के एन, 4 न्यूटन आएगा, तब 4 न्यूटन ना होगा। आई बात समझ में? ये 4 न्यूटन बड़ी मोशन करेगी, काइनेटिक स्टेट होगा। नेट फोर्स कितना होगा? 6 लगा, 4 का 6 फोर्स लगा, 4 का फ्रिक्शन मिला, 2 नेट फोर्स हुआ और 2 से ये बड़ी मोशन करेगी। F बराबर ma, F2 m1, ये कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स 8, फ्रिक्शन फोर्स तो अब काइनेटिक तो कांस्टेंट कम होता है, नेचर काइनेटिक। नेट फोर्स कितना? फोर्स, एक्सीलरेशन कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स 10, नेट फोर्स सॉरी फ्रिक्शन तो 4 ही लगेगा, नेट फोर्स हो जाएगा 6 काइनेटिक और एक्सीलरेशन नेट फोर्स हो जाएगा जितना, नेट फोर्स कितना? 5 होगा। क्यों? फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन तो 4 ही लगा ना, और अप्लाइड 10 है तो नेट फोर्स तो 6 ना होगा। एक्सीलरेशन हो जाएगा तुम्हारा 6a, m बराबर यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की बात छोड़िए, नेट फोर्स देखिए कोई बात। चलो अब समझो, इसको प्लॉट करते हैं। एक चीज आएगी, ऑब्जर्वेशन देखना। ये डाटा हमें मिला, अब इस डाटा को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो 0 पे 0, जब फ्रिक्शन, ये है फ्रिक्शन फोर्स का टेबल, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा है? 1 2 3 4। जब 2 न्यूटन का फोर्स आपने 0 लगाया तो फ्रिक्शन कुछ नहीं लगा, मतलब सॉरी फ्रिक्शन फोर्स 0 लगा, लेकिन जैसे ही आपने 2 फोर्स लगाया फ्रिक्शन भी 2 लग गया। आई बात समझ में? 2 पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? देखो दोनों, 2 पे 2, 4 पे 4 है, 4 पे 4 है, 4 पे 4 है और 5 पे 5 है। यहां 5 है क्या? 5 बीच में होगा कहीं? 4 और 5 के बीच में 5 पे 5 है, 5 पे 5। यहां तक ग्राफ एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन गया है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा हो और ये इक्वल है। आप अगर स्लोप निकालोगे ना, जब इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, स्लोप सिखाए ना कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस 2/2 1 और tan थीटा 1 मतलब 45 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा? ये सब याद रखिएगा, 45 डिग्री। बिल्कुल इस ट्रायंगल में कहीं भी आप कैलकुलेट करोगे, इसलिए तो एंगल कांस्टेंट आएगा, इसलिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इसके बाद क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखो तो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहां से हैं। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही अप्लाइड फोर्स 6 हुआ, अप्लाइड फोर्स 6 हुआ, फ्रिक्शन क्या 5 से घटने गया? अप्लाइड फोर्स 6 होने पे फ्रिक्शन 4 हो गया। देखो अप्लाइड फोर्स जैसे 6 हुआ फ्रिक्शन 4 हो गया। अप्लाइड फोर्स 8 है, अभी भी फ्रिक्शन 4 ही है। अप्लाइड फोर्स 10 है, अभी भी फ्रिक्शन 4 ही है। इसके बाद तो फ्रिक्शन कांस्टेंट ना हो जाता है, काइनेटिक लग गया तो काइनेटिक के बाद में कांस्टेंट। अब ये ग्राफ कैसा गया? ये ग्राफ यहां से मुड़ गया और स्ट्रेट लाइन। ये चीज आपको समझानी थी, हम डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते थे। ये होता है फ्रिक्शन का ग्राफ। आई बात समझ में? इसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन का ग्राफ। अब इस ग्राफ से आपको ये समझ में आएगी कि ये आपको ये जो वैल्यू है जहां से ये फॉल करना स्टार्ट करता है, ये होता है स्टैटिक, मतलब लिमिटिंग।
फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 है। और यहां पे इसके पास टेंडेंसी आ गई मोशन की, इसके बाद ये मोशन स्टार्ट कर देगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी और काइनेटिक हो जाएगी कांस्टेंट। क्या समझ पाए? तो अगर कभी भी फ्रिक्शन का ग्राफ दिया रहे, ध्यान देना, कभी भी फ्रिक्शन का ग्राफ दिया रहे तो आप ये वाला वैल्यू जो है पीक वाला वैल्यू आपको लिमिटिंग बताएगा। आई बात समझ में? और जब ये लिमिटिंग आ जाएगा तो आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी आ जाएगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स देगा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है। चलिए ग्राफ प्लॉट करिए, फिर आगे बात करते हैं। एक्सेलरेशन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां पे मिस्टेक हो गया, उल्टा कर दिया हम। देखो F बराबर ma होता है ना, F नेट बराबर ma। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 2 है, तो नेट फोर्स 2, मास 1 और एक्सेलरेशन 1। तो एक्सेलरेशन उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 1/2। एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2। उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा 1/4 और यहाँ पे एक्सेलरेशन 1/6 आएगा। 1/2 1/6 क्यों आएगा, ज्यादा आना चाहिए। 0.5 0.25 और फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, ठीक था ना। नेट फोर्स कितना हुआ, 2। नेट फोर्स 2, F बराबर है A = 1/2, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, 4। हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहता है ना, 2 × 1 कब से 1/2 होने लगा, ठीक तो था। तब फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, 2/2 = 1/2, ठीक था। नॉर्मल कैसे, नॉर्मल यहाँ पे 1g होगा ना, नॉर्मल 1g होगा ना, मास 1 किलोग्राम है। कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, ओ सॉरी 6 होगा ना। नेट फोर्स कितना है, 10 में से 4 जाएगा तो नेट फोर्स 6 ना होगा और एक्सेलरेशन 6 होगा। हाँ सॉरी, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जिसे तुम्हें समझना था। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पे। देखो होता क्या है, एक वो एंगल होता है जिसके बाद अगर बॉडी को आप और एंगल बढ़ाओगे तो वो स्टार्ट करेगी स्लाइड करना। हार्ड है। हम बता नहीं रहे थे, एक ऐसा एंगल होता है जैसे अभी ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे एक बड़ी रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी रखी है और ये अभी नहीं गिर रही है। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे एक ऐसा एंगल डेवलप होगा, एक ऐसा एंगल बनेगा जिसके बाद अभी ये स्लाइड नहीं कर रही है, एक ऐसा एंगल बनेगा जिसके बाद स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसके बाद जहां पे बॉडी या तो एकदम रुकी है नहीं, या जस्ट चलने वाली है, जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। आई बात समझ में? इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, एक इंक्लाइन प्लेन लिया जिसका एंगल थीटा है और यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है। अभी मान लेते हैं ये ब्लॉक है रेस्ट में। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में होगी तो इन पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा जरा देखें। एक तो लगेगा नीचे mg, नहीं
ऊपर लगेगा नॉर्मल और यहाँ लगेगा mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, mg cos थीटा, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल, और इस तरफ फोर्स लगेगी इसके पास mg tan थीटा, सॉरी mg sin थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? जी बिल्कुल। अगर ये स्मूथ होती, फ्रिक्शन नहीं होता, तो मोशन करता ना। हमने क्या बोला कि बड़ी रेस्ट में है, तो ऑब्वियस है कि इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। किधर? मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट, और ये फ्रिक्शन अभी mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। ये फ्रिक्शन अभी mg sin थीटा को बैलेंस कर लिया, तभी तो मोशन नहीं हुआ। आई बात समझ में? इक्वेशन लिखना शुरू करें। तो अभी हमारे पास ये समझ में आया कि F इक्वल टू mg sin थीटा, इसीलिए तो ये मोशन नहीं हुआ। एक इक्वेशन और है, ये वाला भी तो मोशन नहीं हो रहा है, तो यहां पे जो mg cos थीटा है वो हमें n प्रोवाइड करेगा, mg cos थीटा। क्या क्लियर है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखो mg से mg कटेगा, 10 हो जाएगा, sin थीटा बाय mg cos थीटा इज इक्वल टू f बाय n। mg से mg आउट, sin बाय cos 10, f बाय n। जरा ये बताओ, f को हम लोग म्यू n लिख सकते हैं क्या? और n तो n ही रहा ना, n से n आउट, और यहां से फिर से वही रिजल्ट आया सामने। जरा देखो, tan थीटा इक्वल टू म्यू। ऐसे हम लोग ये कर चुके थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है? tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। tan थीटा इक्वल टू म्यू बोलो, और आप थीटा अगर निकालना चाहो तो tan इनवर्स म्यू करोगे। ये तो सिंपल सी बात होगी। अभी मोशन नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एंगल बढ़ाएंगे। ध्यान समझिएगा, अगर आप धीरे धीरे एंगल बढ़ाओगे तो एक ऐसा एंगल जरूर मिलेगा आपको जिसके बाद मोशन स्टार्ट होगा, और वो एंगल होगा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा। एंगल ऑफ रिपोज एक लिमिटिंग वैल्यू है एंगल का, जहां बॉडी स्टे होती है या जस्ट अबाउट टू स्लिप, मोशन करती नहीं है। एंगल ऑफ रिपोज पे मोशन नहीं होता है, या तो बॉडी रेस्ट मिलेगी या तो मोशन करने की टेंडेंसी आ चुकी होगी, लिमिटिंग वैल्यू। और हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी हाँ, एंगल ऑफ ये रिपोज जो है थीटा, वो आपको स्टैटिक का एक लिमिटिंग वैल्यू बताएगा, मतलब म्यू एस देगा, क्योंकि उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट यूज होता है वो कौन सा होता है? स्टैटिक। स्टैटिक वाला यूज होता है, इसका मतलब आपको उस केस में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, इस सिचुएशन में जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला केस लेते हैं इसको। ये जो है ना, यहाँ पे लिख देना है जस्ट अबाउट टू स्लिप। अभी स्लिप हो नहीं रहा है, स्लिप होने वाला है। जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप, यहां पे। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज करते हैं और थीटा को मिटा जैसे। देखो, नॉर्मल सी बात है, आज जानबूझ के न्यूमेरिकल्स नहीं कराने, बच्चे नहीं आए हैं तो आज सोचे कंसेप्ट ही करा देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में कुछ 2-3 टर्म्स ही होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग कल करेंगे। अब एक केस ऑब्जर्व करते हैं। अगर ऐसा हो कि आपने जो थीटा दिया, ध्यान देना, वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो गया। समझिए, अगर आपने थीटा उतना दिया कि जितना एंगल ऑफ रिपोज ही है, तो सिचुएशन वही है कि ये अब स्लिप करने वाला हुआ, जस्ट अबाउट टू स्लिप, मोशन नहीं होगी, मोशन होने वाली होगी। तो ये होता है इस केस में जस्ट अबाउट टू स्लिप, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप। तो इस केस में फ्रिक्शन लिमिटिंग ही लगेगा। जब आपका थीटा, ध्यान देना, जब आप
उतना थीटा एंगल प्रोवाइड करे हो जितना कि एंगल ऑफ रिपोज है, उस केस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा ना, नहीं तो लिमिटिंग म्यू एस एन लगेगी, और उस केस में फ्रिक्शन भी इतना ही लगेगा, ठीक है, म्यू एस एन। और एन का वैल्यू अब इस केस में एन नहीं होता था, एन एम जी नहीं होता था, हाँ इस केस में म्यू और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कौन सा लगेगा, स्टैटिक, और एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा। फ्रिक्शन और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि अब जस्ट मोशन करने ही वाला है, मोशन कर नहीं रहा है, जस्ट मोशन करने ही वाला है, एक्सेलरेशन जीरो। अगला केस आते हैं, अगला केस आते हैं, जिसको जहां जाना है जाइए, रिकॉर्डिंग रहेगा अवेलेबल, बाद में आप देख लीजिएगा, बोलिए। हाँ हाँ, यहाँ पे अपनी फोर्स बैलेंस हो गया, फोर्स बैलेंस हो गया है, ठीक है, तभी तो मोशन नहीं हुआ। ये जो फोर्स mg sin थीटा है वो म्यू एस mg cos थीटा के बराबर हो गया। फ्रिक्शन फोर्स, जो फोर्स, हाँ अप्लाइड फोर्स यही है, लेकिन जब तक स्टैटिक लगती है, स्टैटिक जब लगेगी तो ये म्यू एस एन लगेगा, ये लिमिटिंग। अगर आपको यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना होगा तो आप ऐसे करोगे जैसे अप्लाइड के बराबर होता है, जब तक स्टैटिक लगती है तब तक तो अप्लाइड लगता है ना। लेकिन जब आप, जैसे क्या था कि आपने देखा कि फ्रिक्शन जब लिमिटिंग पे लग गया, उस वक्त तो लिमिटिंग और स्टैटिक तो बराबर ही है। आप वैसे कैलकुलेट करें या ऐसे कैलकुलेट करें, एक ही बात है, तरीका वही चलेगा कैलकुलेशन का। अगर मान लो आपने ऐसा किया, सेकेंड केस, एंगल को बढ़ा दिया थीटा आर से, ये थीटा आर क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, मोशन होगा कि नहीं होगा, मोशन होगा कि नहीं होगा। पहले एक केस करते हैं, लेस देन रखते हैं थीटा आर से, तो नो मोशन, नहीं नो मोशन कह सकते हो, या नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होगा। और अगर स्लाइडिंग नहीं होगा तो बड़ी रेस्ट में रहेगी, बड़ी रेस्ट में होगी, और रेस्ट में होगी तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, यस फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा, ध्यान देना। लेकिन इस केस में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन से नहीं निकालेंगे, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन बताए थे ना, कसम खाए थे आप लोग, म्यू एस एन से नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन कभी निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ अप्लाइड के, और आप ही बताइए इस केस में अप्लाइड फोर्स कितना होगा, यस इस केस में अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा होगा। बॉडी का एक्सेलरेशन होगा जी नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन कहां से होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी। क्लियर है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल सा, यहीं पे तीसरा केस आ जाओ जरा, देखो क्या करने वाले हैं अब हम लोग। तीसरा केस में थीटा को बड़ा करने वाले हैं, एंगल ऑफ मोशन तो होगा नहीं, बॉडी विल स्टार्ट्स स्लाइडिंग, बॉडी मोशन करना स्टार्ट करेगी, तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक, है ना। फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक। तो फ्रिक्शन लगेगी इस पे किस नेचर की, काइनेटिक की, और कैसे निकलेगा, एफ के से, म्यू के एन से। और अगर आपको यहाँ पे एक ही फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तो उसी को म्यू के और उसी को म्यू एस की तरह यूज करेंगे, जो हम पहले आपको बता चुके थे, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, आप चाहे तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जैसे देखो ये बॉडी है, इस बॉडी पे फ्रिक्शन लग रही होगी इधर, और ये वाला ब्लॉक mg sin थीटा से मोशन करेगा, फ्रिक्शन क्या है, म्यू एन, मान लीजिए म्यू के ही म्यू है, तो एफबीडी क्या कहता है, एफबीडी कहता है mg sin थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, या mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू mg cos थीटा इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम टी। देखो m कॉमन लेंगे तो m m और m,
कैंसिल, जी कैंसिल नहीं होगा, जी कैसे कैंसिल होगा, जी कैंसिल नहीं होगा। तो A इक्वल टू फाइनली आपका आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बाय टाइम तो कट चुका है, कट चुका है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तरीका बस समझना था आपको। फॉर्मूला बिल्कुल याद मत रखिएगा किसी भी सिचुएशन का, बस मेथड समझिए, मैकेनिज्म समझिए। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं।